हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि आप जो धाराएं हैं उनको याद करवा दो, और क्योंकि वो याद नहीं हो रही है और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली रहती है, तो मैंने सोचा कि एक एक थोड़ा थोड़ा वीडियो करके सारा कंप्लीट करा देती हूँ कुछ ट्रिक्स से, और कुछ हमको पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा जिसमें टारगेट स्टडी हो रही है उसमें हमने सामान्य ज्ञान शुरू किया है। तो सामान्य ज्ञान का जो टारगेट चल रहा है वो तो अलग है ही, बाकी मैं कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ धाराएं आपको याद करा दूंगी। जैसे कि हमारा एक टॉपिक है 2 नंबर का, ये सामान्य ज्ञान में भारतीय नियम, अधिनियम और अधिकार। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे अधिनियम है, महिलाओं से संबंधित अधिनियम भी है। उनमें पहला अधिनियम जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ना। तो इसके बारे में मैं अब आपको सीधा बुक दिखेगी और इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि धाराएं कैसे याद करनी है और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ। तो ट्रिक्स के से हम इसका पूरा पढ़ लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो पहला चैप्टर है ये तो मैंने आपको पढ़ने दिया है आज, योजनाओं वाला है ना। बाकी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम जो धाराएं हैं उनको पढ़ेंगे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला था कि इनको ट्रिक्स से याद करवा दो, है ना। तो जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, देखिए इसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये लागू कब हुआ था? 1956 में हुआ था, 17 जून को। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में और संशोधन हुए हैं इसमें 2 बार। कितनी बार संशोधन हुआ है? 2005 में और 2015 में, तो 2 बार इसमें संशोधन हुआ है। टोटल अध्याय है इसमें 4 और धाराएं कितनी है? 31। 4 अध्याय 31 धाराएं, अच्छे से याद कर लो। 4 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं। 2 बार संशोधन हुआ है, 2005 में और 10 साल बाद 2015 में। 1956 में संशोधन लागू हुआ है, मतलब ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ। अब इसमें देखिए 4 भाग हैं, चारों भाग में काफ़ी सारी धाराएं दी हुई है। ये देखिए 31 धाराएं हैं पूरी, 24 ये और कुछ पीछे दी हुई है, ये है 31। तो हम इनको कुछ ट्रिक्स बना के पढ़ रहे हैं ताकि ये हमें याद हो जाएं। तो देखिए ट्रिक जो होती है वो हर इंसान की अपनी अपनी होती है। अगर आपको मेरी ट्रिक्स याद करना है तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अध्याय 1 प्रारंभिक। विषय क्या है? प्रारंभिक, यानी कि 4 अध्याय में से पहले अध्याय का विषय क्या है? प्रारंभिक। ठीक है, उसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं हैं, 1 2 3 4। चारों धाराओं को याद करना है। ठीक है, सबसे पहले जब कोई भी धारा पहली होती है तो उसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार ही होता है, यानी कि उसका नाम क्या है और उसका विस्तार कहाँ पर है वो ही होता है। तो पहले अधिनियम में पहली धारा में क्या हो गया? संक्षिप्त नाम और विस्तार। अब धारा 2, ये देखो, जैसे कि पहला वाला है संक्षिप्त नाम और विस्तार, दूसरा है लागू। तो लागू होना, अधिनियम का लागू होना। तो अब देखिए लागू जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलके बना है और धारा 2 में है, तो आपको ऐसे याद रखना है लागू होना काय में है? 2 में है। तीसरा है परिभाषा, यानी कि 3 है ना, 3 में पीछे क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना। तो ऐसे ही परिभाषाएं और निर्वचन, वचन 3 और निर्वचन। तो आपको देखो ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ना कोरिलेट करके देखना पड़ेगा, परिभाषाएं और निर्वचन। धारा 4 में है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, तो देखिए 4 में पीछे क्या आ रहा है? रा और रोही, अध्यारोही प्रभाव। तो अधिनियम का कैसा प्रभाव? रोही प्रभाव, अध्यारोही प्रभाव। तो ऐसे आपकी 4 धाराएं आपको याद हो गई है ना। अब चलते हैं हम भाग, यानी कि अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में क्या है? निर्वसीयती उत्तराधिकार। निर्वसीयती उत्तराधिकार में आपको देखना है कितनी धाराएं हैं। देखिए 4 ये हो गई और निर्वसीय उत्तराधिकार में काफ़ी सारी धाराएं हैं, और 3 में और 4 में भाग, अध्याय 3 और 4 में सिर्फ एक है, बाकी की 29 जो है वो निर्वसीय उत्तराधिकार में ही है। तो ये देखते हैं हम एक एक करके, घबराना नहीं है। अगर हमारा इस वीडियो में नहीं होगा तो हम आराम से ही करेंगे। ठीक है, देखिए धारा 5। धारा 5 क्या है? अधिनियम का कुछ संपत्तियों पर लागू ना होना। अधिनियम का 5 का मतलब क्या है? 5 है ना। संपत्ति 5 और पत्ती, संपत्ति है ना, संपत्तियों पर लागू ना होना। तो 5 और पत्तियों पर लागू ना होना। ठीक है, अब है भाग 6 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धारा 6। धारा 6 क्या है? 6 है ना, सहदायिक संपत्ति में हित का हस्तांतरण। तो सहदायिक, देखिए 6 और सहदायिक। सहदायिक का मतलब ब्रैकेट में दिया है पैतृक, इसमें हित का हस्तांतरण। 6 से आपको याद रखना है 6 और सहदायक है ना, यह आपको इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद है धारा 7, तरवाड़, तापसी, कुटुंब या इल्लम की संपत्ति में हित का
न्याय गमन। तो 7 में क्या है, न्याय गमन है। ये सारी चीज़ें इतनी याद नहीं रखो, आपको बस इतना रखना है 7 और 7 में क्या है, गमन, न्याय गमन, 7 गमन। ओके। धारा 8 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। 8 यानी 8 में क्या है, उत्तराधिकार के नियम। 8 अधिकार है ना, 8 अधिकार, ऐसे आपको याद रखना है। धारा 9 है, दी गई अनुसूची के अनुसार बारिशों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। 9 यानी 9 है ना, दी गई अनुसूची का मतलब बारिशों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। बारिशों के बीच, नो बारिश यानी कोई बारिश नहीं है ना, ऐसा करना, नो बारिश है ना। 10 में क्या है, अनुसूची के वर्ग 1 और 2 के अनुसार बारिशों में संपत्ति का वितरण। और 11 में क्या, अनुसूची वर्ग 2 के अनुसार। तो देखिए अब आपको कोरिलेट करना है। देखिए 9 में क्या है, बारिशों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। फिर 10 में क्या है, वर्ग 1 का, और 11 में क्या है, वर्ग 2 का। तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है। 9 बारिश क्या, 10 और 11 में क्या है, वर्ग 1 और 2 के बारिशों के बीच संपत्ति का वितरण। अब धारा 12 में क्या है, गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। 12 क्या है, 1 और 2, 12 मतलब बंधु, 12 बंधु है ना, 12 बंधु। तो ऐसे कहना, बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। 13 डिग्रियों की गणना। 13 डिग्रियां है ना, ऐसे आपको याद रखना है, डिग्रियां 13। तो 12 जब आपकी 12वीं क्लास हो जाती है उसके बाद आप डिग्री लेते हो कोई, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 13 डिग्रियां है ना। 14 में क्या है, हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यांकिकतः अपनी संपत्ति होगी। 14 में क्या है, संपत्ति के बारे में हिंदू नारी की। और 15 में क्या है, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। देखिए साधारण नियम उत्तराधिकार के, पुरुष की दशा में, देखिए ऊपर जो दिया हुआ था वो था पुरुष की दशा में है ना, 8। और आपको यहाँ पे देखना हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम 15 में। तो ये आपको रिलेट भी करते जाना है साथ में कि 8 में क्या है, उत्तराधिकार के साधारण नियम, 8 में 7 और जोड़ो तो 15 में क्या है ना, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। और हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यांकिकतः अपनी संपत्ति होगी। तो ये आपको एक याद रखना। 14 में क्या है, 14 में क्या है, संपत्ति आत्यांकिकतः अपनी संपत्ति होगी। तो कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ऐसे एक आध में अगर ट्रिक नहीं बनेगी तो आपको याद भी रखना पड़ेगा है ना। अब 15 पे आ जाओ, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, यह हो गया है ना। अब देखिए 15 हमारी यहाँ पे धाराएं हो गई हैं है ना। अब हमको आगे की पढ़नी है तो हम आगे की देखते हैं। देखिए 16, हिंदू नारी के बारिशों में उत्तराधिकार का क्रम, वितरण की रीति। हिंदू नारी के बारिशों में, हिंदू नारी की बात चल रही है तो 16 में भी हिंदू नारी के बारे में बात होगी। देखिए तो आपको देखना है, देखिए जब आप 8 पे थे तो पुरुषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या, 9 में क्या था, बारिशों के बीच उत्तराधिकार का क्रम है ना। ऐसे ही आप जब 15 में थे तो हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, और 16 में बारिशों में उत्तराधिकार के साधारण नियम। ठीक है, तो ये आगे इसके जस्ट बाद ये है, ऊपर भी उसके जस्ट बाद यही था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 आपको याद देखे तो आप अजीब सा जो दिख रहा है ना, मरुमक्कायाता मलियाता संतान विधियों के द्वारा, ये आपको बस इतना ही देख के से 17 लगा देना। 17 मतलब खतरा, खतरनाक सा वर्ड है। ठीक है, 18 पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। पूर्ण 18, 18 का क्या है, पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त। देखिए इसमें पूरा गोला बन रहा है फिर आधा गोला बन रहा है, तो इस प्रकार से आपको 8 में क्या बनता है, पूरा गोला फिर आधा गोला, ऐसे करके बनाते हैं ना। पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। 19 में क्या है, 2 या अधिक बारिशों के उत्तराधिकार का तरीका। 19, 9 और 2 ऐसे बोलते हैं ना, 9 और 2 11 होना। तो 19 में क्या है, 2 या 2 से अधिक बारिशों के उत्तराधिकार का क्या तरीका होगा वो बताया गया है। 20 में है, गर्भ में स्थित अपत्य का अधिकार। 20 में क्या है, गर्भ। 20 में क्या है, गर्भ। 20 भी 2, देखो 2 आ रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बनाया तो गर्भ वाला है ना। 21 में क्या है, 2 और 1 समसामयिक मृत्यु के विषय में उपधारणा। 21 और समसामयिक है ना। 22 में क्या है, 2 पे 2, कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अभिमानी का अधिकार। कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने, 2 पे 2 संपत्ति कैसे देंगे, 2 आधी आधी। 23 निवास गृह के बारे में विशेष उपबंध। 23 में क्या है, निवास गृह के बारे में विशेष उपबंध है। अभी इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है तो आपको ऐसे याद रख लेना कि निवास में 3 वर्ड आ रहे हैं, गृह में 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 और 3 ही है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाएं विधवा होने के नाते विरासत प्राप्त ना कर सकेंगी। तो 24 में क्या है, 24 में देखिए 4 आ रहा है। पुनर्विवाह में कितने वर्ड हैं, पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं विधवा होने के
नाते विरासत प्राप्त ना कर सकेंगी। तो देखिए 2 और 4, तो आपको याद रखना 1 2 3 4 5 6 पुनर्विवाह में कितनी वो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आपको याद रख लेना है 24वां। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। देखो ऐसा नहीं है ना कि ट्रिक्स कोई बनी बनाई तो आ नहीं रही है, आपको दिमाग से खुद से हल्के हल बनाना पड़ता है, तो कुछ चीज़ों में आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो अब जैसे कि उत्तराधिकार है, तो बड़ा सा वर्ड है ना, उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए हत्या करने वाला संपत्ति से निर्गसित होगा। तो देखो उत्तराधिकार 25, 26वां धर्म परिवर्तन करने वाला है ना, 27वां बारिश के अयोग्य होने पर उत्तराधिकार, 28 में क्या है रोग, 2 और 8 त्रुटि, 8 त्रुटि है ना, 8 आ रहा है ना, 29वां क्या है बारिशों का अभाव, वसीयता उत्तराधिकार, वसीयती उत्तराधिकार, निरसन निरसन है ना। तो देखो कुछ तो ऐसा हो गया, बाकी आप पूरा पढ़ोगे तो कुछ धाराएं ऐसी होंगी जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, तो आपको बस ऐसे ही देखते जाना है और करना है। अगला अधिनियम हम कल पढ़ेंगे, और ये हो गया आज के लिए इतना ही। और आप इसको एक बार और रिवाइज करोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बस इतनी छोटी छोटी ट्रिक कुछ अधिनियम और धाराओं पर लग जाएगी, और आप कुछ अपने मन से भी बना सकते हो। ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।